हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो मैंने बोला था कि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन करेंगे बेटा आज। ग्रेविटेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से करना है इसको। ग्रेविटेशन जो है, अब ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशन में हमारे पास क्या ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, एस्केप वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम केपलर्स लॉ करेंगे। आज क्या करेंगे हम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास देखो, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, राइट, टॉलमी। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ये थे ग्रीक एस्ट्रोनॉमर। कौन थे? ग्रीक एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर पता है, जो स्पेस के रिलेटेड काम करते हैं, राइट। तो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स टॉलमी, इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें एक थ्योरी दी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? दैट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? जियोसेंट्रिक थ्योरी। इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी हमें, जियोसेंट्रिक थ्योरी, राइट। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने हमें हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। ध्यान से सुन लेना इसको, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। एक हमारे पास जियोसेंट्रिक थ्योरी है, दूसरी हमारे पास क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये थ्योरी जो है, ये हमें किन्होंने दी है? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस साइंटिस्ट के नाम भी में इसको कॉपरनिकस थ्योरी भी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? कॉपर, COPERNICUS। ठीक है, इन्होंने भी हमें थ्योरी दी है। कॉपरनिकस ने क्या बोला और टॉलमी हमें क्या बोला? ये जियोसेंट्रिक थ्योरी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने बोला, ये आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या है। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब, जियो मैंने अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, हेलियो मीन्स सन। समझ आ गई? जियोसेंट्रिक थ्योरी हमें क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इंक्लूडिंग सन इन अ सर्कुलर पाथ। ध्यान से सुनना, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सर पता नहीं क्या बोल रहे। जियोसेंट्रिक थ्योरी में हम अर्थ को सेंटर में रखते हैं, बाकी सारे प्लैनेट जो हैं इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इंक्लूडिंग सन। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी है। जियो मैंने अर्थ, सेंटर का आपको मतलब पता ही है कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन, मून, राइट, वो यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहे हैं इसके अराउंड। और जिस सर्कल में घूम रहे हैं उनको बोलते हैं एपीसाइकल्स। क्या बोल रहे हैं उसको? एपीसाइकल्स, राइट। क्लियर है? ये हमें किसने बोला? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी, समझ आई मेरी बात? जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बोलती है कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो यूनिफॉर्म मोशन से अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, चाहे वो सन है, चाहे वो स्टार्स हैं, कोई भी है, वो सारे के सारे अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। ये हमारे पास क्या थी? जी। और जिस सर्कल में घूम रहे हैं ये सर्कल्स, इनको बोलते हैं एपीसाइकल्स, EPICYCLES। क्या बोलते हैं इसको? एपीसाइकल्स। ये थ्योरी फेल होगी, पता है आपको कि अर्थ तो सेंटर में नहीं है। उसके बाद आए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ने चेंज कर दिया कि अर्थ नहीं, सन। Sun is at the center and all other planets revolve around it in a circular path. Clear? समझ लगी? तो जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था इन दोज टाइम। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने बोला केपलर्स लॉ। अब केपलर आया, उसके बाद फिर केपलर ने अपने लॉ जो है वो दिए। ठीक है कि नहीं? मतलब हमारे पास जो अभी चल रही है वो कॉपरनिकस थ्योरी हुई है।
कोपर्निकस थ्योरी क्या बोली है कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, है ना। कोपर्निकस थ्योरी मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कोपर्निकस थ्योरी, सन इज एट द सेंटर। और टॉलमी ने जो हमें दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी इसमें उन्होंने क्या बोला था कि अर्थ जो है वो सेंटर में होगी, बाकी सारे प्लैनेट अराउंड घूमेंगे। तो ये थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मैंने अर्थ, अर्थ इज एट द सेंटर, हेलियो मतलब सन, सन इज एट द सेंटर, राइट। दोनों थ्योरीज पता चलेगी। अब हम कर रहे हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर ने कौन कौन से लॉ दिए हमें? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ध्यान से सुनना है, इसको समझ लेना पहले, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे अगर टाइम बचा तो। पहले समझना, दोनों थ्योरीज आपको पहले समझ आ गई। केपलर ने हमें 3 लॉ दिए, राइट, विच एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड सन। क्लियर है? केपलर ने हमें लॉ दिए हैं, ये जोहन केपलर थे जिनका नाम पूरा है जोहन केपलर, उन्होंने हमें 3 लॉ दिए हैं जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं वो हमें केपलर ने लॉ दिए। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला लॉ ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एरियाज। तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, हमारे पास 3 लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। ये कैपिलरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये हमें एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? मैंने क्या बताया, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मोशन है प्लैनेट का अराउंड द सन वो कैसा है, राइट। तो केपलर ने हमें एक्सप्लेन किया है थ्रू दीज 3 लॉज कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं, राइट। तो पहले हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं, हम सबसे पहले करेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच प्लैनेट, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स सुना है ना मैथ में आपने, राइट, ऐसा होता है अंडे की तरह। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें 2 रेडियस होते हैं, जो एलिप्स होता है इसमें 2 रेडियस होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं पोलर रेडियस, इसको बोलते हैं इक्वेटर रेडियस। ये बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। या हम सिंपल अगर अर्थ में देखते हैं तो पोलर रेडियस और इक्वेटर रेडियस देखते हैं, वैसे ही हम इसमें देखते हैं। इसमें पोलर रेडियस और इक्वेटर रेडियस नहीं बोलेंगे हम, राइट। इसमें हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। ये जो होती है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? माइनर एक्सिस। दिस इज मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? मेजर। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की बात हम कर रहे थे कि वो क्या बोल रहा था, ये बता दिया मैंने। एलिप्स है, एलिप्स की ये माइनर एक्सिस होती है, छोटी वाली वो माइनर है, जो बड़ी है वो मेजर एक्सिस होती है। जैसे अर्थ में हम देखते हैं पोलर रेडियस, इक्वेटर रेडियस, ऐसे ही एलिप्स में हम बोलते हैं इसको माइनर एक्सिस एंड दिस इज मेजर एक्सिस। अब इतने पोर्शन को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, इतने पोर्शन को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, या इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ये पूरी माइनर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस, ये पूरी क्या है? मेजर एक्सिस। इसको सेमी मेजर बोल सकते हो, इसको सेमी मेजर बोल सकते हो, सेंटर से उस तरफ को। तो इसने क्या बोला, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोला है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मतलब कोई इसको फोसाई बोलता है, कोई इसको फोकाई बोलता है, राइट।
आपको जो प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन में इसको फोसाई बोलते हैं या फोकाई बोलते हैं, कोई इसको फोकी बोलता है, कोई इसको फोसी बोलता है, राइट। लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फोकाई, राइट। क्या बोलते हैं इसको? फोकाई, FOCI, फोकाई। ये बेस्ट वर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं बोलना आपने, सिर्फ इसको फोकाई बोलना है, FOCI, फोकाई। फोकाई का मतलब दो फोकस की बात करते हैं हम। एलिप्स के दो फोकस होते हैं। सर्कल का हमारे पास सेंटर हम क्या मानते हैं? सर्कल के सेंटर को हम दो मानते हैं, है ना? नहीं, एक ही होता है ना सर्कल का। इसमें हम फोकस जो है मतलब दो मानते हैं, एक इधर एक इधर। तो वो हमें क्या बोला उसने? इसके दो फोकस हैं, एक यहां पर एक यहां पर। मतलब आप सन को यहां पर रख सकते हो या यहां पर एज्यूम कर सकते हो। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में उसने क्या बोला है कि ईच प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, ये है दो, इसके फोकस दो है मतलब, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं यहां पर सन। ठीक है, ध्यान से सुनना कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन विद द सन, each planet revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its foci, right? चाहे सन आप यहां पर जूम कर लो चाहे यहां पर जूम कर लो, क्लियर है? तो प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे हैं और एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, क्लियर है? अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास एलिप्स होता है उसकी एसेंट्रिसिटी होती है। आप मैथ्स में पढ़ा होगा एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी एलिप्स या तो उसकी एसेंट्रिसिटी होगी। वो क्या होती है? एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, AIIPSE। तो एसेंट्रिसिटी जो है एलिप्स की, उसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। ये देखो हमारे पास ये S ये O डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, एक S है एक O है, एक हमारे पास A है, इसको हम फोकस F1 मानते हैं, इसको फोकस F2 मानते हैं, जिसको पॉइंट को B मान लेते हैं, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है? दैट इज O, राइट। तो अब हमने एसेंट्रिसिटी देखनी है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस SO, ये वाला डिस्टेंस SO डिवाइडेड बाय SO एंड AO, ये पूरा यहां से। तो SO ओवर AO, इसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी को हम E के साथ नोट करते हैं। सो E इज इक्वल टू SO। अब ध्यान से सुनना, SO हमारे पास एक सेमी मेजर एक्सिस है, एक है सेमी माइनर एक्सिस, राइट? क्लियर? ध्यान से देखना, इसको हम A मानेंगे, दिस इज क्या है? ये सेमी मेजर एक्सिस। हम इसको क्या मान रहे हैं? A मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं? सेमी माइनर एक्सिस, दैट इज B। तो A का मतलब क्या है? दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, वेयर A इज सेमी मेजर एक्सिस, और B हमारे पास क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है? माइनर एक्सिस। गॉट इट? अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी जो है वो आपको पता है कि रेशियो ऑफ द SO डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके AO, यहां से लेके यहां तक, SO ओवर AO। अब SO कितना है? SO हमें नहीं पता कितना है, लिख दो एज इट इज। हमें क्या पता SO कितना है? AO हमें पता है कितना है, ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज क्योंकि ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस है, ये अगर ये A है तो ये भी A होगी, अगर ये B है तो ये भी B होगी, सेमी है, राइट? तो SO ओवर हम क्या लिख देंगे यहां पर? A। सो व्हाट इज SO हियर? SO क्या होता है? E इंटू, राइट? क्लियर? पता चला? अब SO को क्या बोलते हैं? SO जो है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट विद द सन कितना होता है? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये एसेंट्रिसिटी क्यों निकाल रहा हूं, इसका भी रीजन है। सबसे क्लोजेस्ट, मान लो ये प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये प्लैनेट है हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। जब प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो नेचुरली यही जो डिस्टेंस है
ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक, सन के सेंटर से ले रहे हैं सारे डिस्टेंस। दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई प्लैनेट आ रहा है तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट यही है, इससे कम तो डिस्टेंस हो नहीं सकता। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या है? बी पॉइंट के ऊपर। मतलब सन से प्लैनेट ए पॉइंट के ऊपर जब आएगा तो दैट इज वेरी क्लोज्ड, सबसे क्लोजेस्ट। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन ये होगा, और लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट एस बी होगा, यही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट कितना? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट विद द सन कितना है? दैट इज ए एस। यही है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, सभी को पता है, दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट विद द सन दैट इज ए एस, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरिहेलियन, जिसको पेरिजी भी बोलते हैं, PERIGEE। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है होती क्या है। कईयों से पूछा मैंने कि पेरिजी क्या होती है या पेरिहेलियन क्या होता है। तो पेरिहेलियन क्या है? दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट विद द सन, मींस AS, दैट इज नोन एज पेरिजी। पेरिजी और पेरिहेलियन, PERIHELION, या तो इसको पेरिजी बोलेंगे या हम इसको क्या बोलेंगे? पेरिहेलियन। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट विद द सन, राइट? पेरिहेलियन पता चल गया आपको। अब मैं आपको बताऊं, ये आपको एसेंट्रिसिटी पता चल गया। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? S/AO। SO यहां से सेंटर तक ओवर AO, दिस इज नोन एज एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। इसको याद रखना है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वैसे ही आपने याद रखना है कि SO किसके बराबर है? SO डिस्टेंस जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं, SO किसके बराबर है? EE के बराबर है। इसकी मैंने मिटा देना है, ये तो आपने नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली, SO निकाल लिया। अब मैंने आपको बता दिया कि पेरिजी क्या होता है। अब पेरिजी हमने निकालना है, सबसे पहले हमने पेरिजी निकालना है। तो पेरिजी मतलब पेरिहेलियन, पेरिहेलियन मतलब AS। तो जब आपने AS की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, तो AS को हम कैसे निकालेंगे? हमें तो सिर्फ SO पता है या हमें AO पता है। तो अगर मैं AO में से SO निकाल दूं, AO माइनस SO, AO में से SO निकाल दूं तो AS डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। समझ आ रही मेरी बात? इतने डिस्टेंस में से मैं इतना निकाल रहा हूं तो AS आ जाएगा। तो AO कितना है? दैट इज AO, दैट इज A। SO कितना है? दैट इज EA। सो यू कैन राइट A into 1 minus E। दिस इज AS। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन और पेरिजी। समझ आ गई? पेरिजी पता चल गया। पेरिजी मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट विद द सन। ओके, अब उसके बाद हमारे पास ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, ये नोट कर लिया आपने पेरिजी। अब डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट आपने कर लिया पेरिजी और पेरिहेलियन। अब आपके पास आएगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये नोट कर लिया? चलो, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन कितना है? SB। कितना है? SB। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपोजी। क्या बोलते हैं इसको? APO, अपोजी, या इसको बोलते हैं अफेलियन, APHELION। या तो हम इसको बोलते हैं अपोजी या अफेलियन।
पेरिजी, पेरिजी आपको पता चल गया। पेरिजी को हम क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। अपोजी को हम क्या बोलते हैं? अफेलियन। APHELION। दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब SB, राइट। तो SB को हम कैसे लिखेंगे? हम SB को लिखेंगे, हमारे पास SB डिस्टेंस तो है नहीं, हमारे पास क्या है? SO है प्लस OB है हमारे पास। व्हाट इज SO? SO आपको पता है EA। OB किसके बराबर है? OB, दैट इज A। सो A को आप बाहर निकालो, कॉमन निकालो, आपके पास क्या बन गया? E+1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A × 1 + E। तो दूसरा क्या था? SB आ गया हमारे पास, SB आ गया, और हमारे पास क्या बन गया? AS कितना आया था? A × 1 - E। तो इसमें से एक पेरिजी है और एक क्या है? अपोजी है, राइट। दिस इज अपोजी एंड दिस इज पेरिजी। 1 - E वाला, A × 1 - E। क्लियर है? तो इसको याद रखना है। तो हमारे पास जो अर्थ सैटेलाइट होते हैं, अब मैंने क्या बोला कि पेरिजी क्या होता है और अपोजी क्या होता है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अफेलियन कब होता है और हमारे पास पेरीहेलियन कब होता है? फिर मैंने इसके आपके दो नाम बताए, अपोजी, और दूसरा क्या बताया मैंने? पेरिजी। तो अगर अर्थ सैटेलाइट है, इन केस ऑफ अर्थ सैटेलाइट हम पेरीहेलियन को पेरिजी बोलते हैं और अफेलियन को अपोजी बोलते हैं। अगर हम अर्थ सैटेलाइट की बात करें, ये तो मैंने सन वाला बताया। अगर आप सन की बात ले रहे हो कि सन जो है दैट इज एट द सेंटर, अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, राइट, तो उस केस में हम सारे जो है मेन हमारे पास अफेलियन और पेरीहेलियन, राइट। लेकिन जब हम अर्थ सैटेलाइट की बात करेंगे, अब हम अर्थ के ऊपर आ गए, मतलब सन की जगह हम अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं कि अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो अर्थ के सैटेलाइट है वो उसके अराउंड घूम रहे हैं। उस टाइम हम अफेलियन को क्या बोलते हैं? अपोजी, और पेरीहेलियन को क्या बोलते हैं? पेरिजी। कंफ्यूज मत होना, इसमें ध्यान से सुनना। मैंने और करके बोला है, जब मैंने बोला ना कि इसको अपोजी बोलते हैं और पेरीहेलियन बोलते हैं, हम इसको ऐसे बोल देते हैं। चलो इसको क्या बोलते हैं? अपेलियन, ऐसे लिख देंगे, और अपोजी। अपोजी कब बोलेंगे? जब हम अर्थ सैटेलाइट की बात करेंगे। इन केस ऑफ अर्थ सैटेलाइट अफेलियन अपोजी बन जाता है, राइट, और सन की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर अर्थ आ जाएगा। मतलब दोनों नाम है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। हम पेरिजी को पेरीहेलियन कब बोलते हैं? जब हम अर्थ सैटेलाइट को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब अर्थ के ऊपर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो हम उस केस में अफेलियन को अपोजी बोलेंगे, पेरीहेलियन को क्या बोलेंगे? पेरिजी बोलेंगे। जो मैंने दूसरा नाम बताया, एक अपोजी एक पेरिजी, वो इन केस ऑफ अर्थ सैटेलाइट है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब एसेंट्रिसिटी जो है एलिप्स की एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, और सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 होती है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो एलिप्स है उसकी एसेंट्रिसिटी जो है लेस देन 1 होती है, और सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 होती है, राइट। ये था हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। नोट कर लिया ये डेफिनेशन आती है कि डिफाइन लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्लियर? उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज। अब लॉ ऑफ एरिया की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ एरिया ये भी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है? लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स, ध्यान से देखना, यहां पर सन है, ठीक है, कहता लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो ये प्लैनेट है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट,
स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो ये प्लैनेट जो है इसने किसी टाइम में जितना एरिया स्वीप आउट किया, मान लो पहले ए के ऊपर था फिर बी के ऊपर चला गया, राइट, तो उसने टाइम लिया डेल्टा टी। सपोज करो पहले ए के ऊपर था फिर बी के ऊपर था, यहां से लेके यहां तक जो टाइम लिया इसने कितना टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम लिया, ठीक है, डेल्टा टी टाइम लिया यहां से लेके यहां। तो ये एरिया स्वेप्ट किया, इस एरिया को हमने फाइंड करना है। तो कहता लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो यहां से लेके यहां तक, सपोज करो यहां से लेके यहां 5 मिनट तक वो यहां तक पहुंचा, उसने इतना एरिया स्वेप्ट किया। इतना एरिया तो हम ऐसे करेंगे कि ये पहले हमारे पास ये तो घड़ी की सुई जैसे पहले यहां पर थी फिर यहां पर थी, तो यही एरिया हुआ, राइट। जितना टाइम में उसने ए से बी तक जितना एरिया स्वेप्ट किया उतने ही टाइम में उसने यहां पर स्वेप्ट करना है। देखो अब देखो यहां पर डिस्टेंस जो है वो कम है तो एरिया भी कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया के बराबर उतने टाइम में, मान लो यहां से पॉइंट सी है ये पॉइंट डी है, तो यहां से पहुंचने के लिए यहां तक उसको टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है। सेम टाइम अगर 5 मिनट में मान लो वो ए से बी पहुंच रहा है, वो इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, तो सी से डी तक भी 5 मिनट में उसको इसके बराबर एरिया जो है वो स्वेप्ट करना पड़ेगा। मान लो सपोज इसने यहां से, अब इतना तो हो ही नहीं सकता, मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो इसने 100 मीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट किया, ये बहुत छोटी टर्म है, मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूं, राइट, अदरवाइज तो एरिया तो बहुत होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। मान लो 100 मीटर स्क्वायर एरिया उसने स्वेप्ट किया इन टाइम 5 मिनट सपोज करो, तो 5 मिनट्स में उसको यहां पर भी इतना ही एरिया स्वेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं कि ये टर्म बहुत ही नेग्लिजिबल है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर उसने ए से बी तक डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया स्वेप्ट किया है, तो उतने ही टाइम में उसको यहां पर एरिया स्वेप्ट करना पड़ेगा, उतने ही टाइम में उसको यहां से यहां तक एरिया स्वेप्ट करना पड़ेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो यहां से इतनी दूर है, ये तो एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर तो प्लैनेट पास आ रहा है, तो उसको एरिया स्वेप्ट करने के लिए उस प्लैनेट को फास्ट मूव करना पड़ेगा, पॉइंट है कि नहीं, राइट। अब देखो अगर वो इतना ही डिस्टेंस मूव करता है ए से बी तक, जितना ए है तो वो तो यहीं पर रह जाएगा। मान लो इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है, मैं इतना यहां पर लगा दिया, तो ये तो एरिया इसके बराबर आया ही नहीं। तो इसका मतलब जब प्लैनेट जो है वो सन के पास होता है वो फास्ट मूव करता है ताकि वो एरिया जो है उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, राइट। सो लाइन ज्वाइनिंग द sun and the planets sweeps out equal area in equal interval of time। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जैसे ही प्लैनेट सन के पास आता है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है ताकि वो अपना एरिया बढ़ा ले। समझ आ गई। तो कोई भी प्लैनेट जब सन के पास से जाता है मतलब पेरिजी में आता है, राइट, पेरिजी मतलब पेरिहेलियन, तो उसकी स्पीड जो है प्लैनेट की वो बढ़ जाती है, और जैसे दूर होता है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। ये बात हमें पता चली कहां से, लॉ ऑफ एरिया से। क्लियर है, समझ आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं लॉ ऑफ एरिया को, ठीक है, लेकिन आज हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे। आज सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, राइट। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। इन शॉर्ट डेफिनेशन dA by dt, क्या बोलते हैं, dA by dt मतलब एरियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। एरियल, AREAL, ये छोटी डेफिनेशन है इसकी। तो जब हम प्रूफ करेंगे इसको तो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको लॉ ऑफ एरिया पहले पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एरिया क्या होता है। कि हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और मैंने क्या बोला कि यहां से हमें एक पॉइंट पता चल गया कि उसको एरिया, अगर मान लो इतना डिस्टेंस उसने कवर करना है यहां से लेके यहां तक, तो एरिया कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसको इतना एरिया कवर करने के लिए यहां पर आगे फास्ट मूव करना पड़ेगा ताकि वो एरिया जो है उसके बराबर कवर कर ले उतने टाइम में। तो जैसे ही प्लैनेट सन के पास आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद आगे हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड्स।
नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है? लॉ ऑफ पीरियड हमारे पास क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब मान लो हमारे पास ये सन है, अब मैं सर्कुलर पाथ में ले रहा हूं आप, ठीक है, वैसे एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। मान लो ये प्लैनेट है यहां पर कोई ना कोई पी, ये यहां से घूमा फिर यहां पर आ गया, इसको कितना टाइम लगा? टी। कितना टाइम लगा? टी। मतलब सन के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए उस प्लैनेट को कितना टाइम लगा? टी। अब ये रेडियस कितना है? दैट इज आर। रेडियस कितना है? आर। आर रेडियस में घूम रहा है। आप बोलोगे सर कभी एलिप्टिकल बोल रहे हैं कभी सर्कुलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ पीरियड्स में जब हम ये कर रहे हैं तो हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में कंसिडर कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी, फर्स्ट सिंप्लिसिटी को एज्यूम कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वैसे तो एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या मान रहे हैं कुछ देर के लिए कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। एलिप्टिकल जो है वो पाथ आपने देखा होगा, हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर लॉ ऑफ पीरियड्स में कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या अज्यूम किया कि हमारे पास सन है तो प्लैनेट जो है इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द टाइम, पता चल गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा? टी। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to cube of the semi-major axis. Cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. Right? Cube होगा। अब हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस ये है, ऐसे यही था ना हमारे पास, ऐसे ये वाला ऐसे, ये सेमी मेजर एक्सिस थी, इसको हमने आर माना हुआ है, ठीक है। हमने तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे मान लिया, लेकिन चल हम इसी के ऊपर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या है कि स्क्वायर ऑफ द, व्हाट इज टी, ध्यान से सुनना, ये लॉ ऑफ पीरियड्स की डेफिनेशन है। स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस of the elliptical orbit. This is the definition. ठीक, मतलब t square upon r cube that is equal to constant. प्रोपोर्शनलिटी साइन बताने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया? t square upon r cube that is equal to constant, and r क्या है? That is the semi major axis. Semi major axis. और टी आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है? समझ आ गई? तो हमारे पास ये तीनों लॉ आ गए, राइट। लॉ ऑफ पीरियड्स, पहले हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ, कौन सा था? सबसे पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, फिर उसके बाद हमारे पास आया लॉ ऑफ एरियाज, फिर हमारे पास आया लॉ ऑफ पीरियड्स, राइट। तो लॉ ऑफ पीरियड में हमारे पास क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ एरिया में क्या है कि एरिया वेलोसिटी हमारी क्या हुई? कांस्टेंट। डी ए बाई डी टी क्या हुई? कांस्टेंट हुई। उससे पहले मैंने आपको बता दिया, राइट, कि वो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो ये तीनों लॉ आपने याद करने हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, मैंने लिखी नहीं है, मैंने बोल के बता दी, आपने बार बार उसको सुनना और लिखना है। उसके बाद फिर हम लॉ ऑफ जो हमारे पास फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट्स, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ एरिया हम कल को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, ठीक है। टिल देन आपने इसको ध्यान से समझना है कि लॉ ऑफ एरिया क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है, और नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय, ध्यान से पढ़ना।